Rimjim Sparks presents Ekal Bharat Manch 2.0, co-sponsored by Ramram Foundation and Campus. This session is sponsored by Krishna Bhumi. Session topic: Understanding UP's catch on tourism. माननीय मंत्री जी प्रणाम। मेरा पहला प्रश्न आपसे है, जो अभी 2025 में महाकुंभ लगने वाला है, जिसमें भारत ही नहीं अपितु विश्व के जो पूरे हमारे हिंदू समाज के लोग हैं उनकी नज़र रहती है, तो उसकी हमने पिछली बार देखा था कि हमने बहुत से डेवलपमेंट देखे थे जो चीज़ें हम पहले कभी नहीं देख पाए थे। चाहे वो रैपिड फास्ट ट्रैक सुविधा हो, चाहे वो मेडिकल एड की सुविधाएं हो, चाहे वो जल भराव ना हो उधर कहीं उसकी सुविधा हो, चाहे पानी अगर बारिश हो भी जाती है तो भी किस तरीके से बचा जाए ऐसी सुविधाएं हों। तो इस बार जो 2025 में कुंभ लगने वाला है उसमें अभी हमारी कैसी क्या कुछ हमें नया देखने को मिलेगा या कोई ऐसा अलग से कोई आकर्षण का हमारा केंद्र होगा, तो उस विषय में अगर आप कोई टिप्पणी करें। देखिए 2019 का कुंभ अर्ध कुंभ था, 2025 का कुंभ पूर्ण कुंभ होगा ये जी। और जब अर्ध कुंभ का नज़ारा ऐसा था तो पूर्ण कुंभ का नज़ारा कैसा होगा उसका अंदाज लगाइए। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कुंभ की तैयारियां हम लोगों ने पिछले साल के वित्तीय वर्ष से शुरू कर दी हैं। 2023 के बजट में भी हम लोगों ने कुंभ के लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अनेक जो दीर्घकालीन काम है उनके लिए बेटी व्यवस्था का प्रावधान किया था। इस साल भी तमाम हम लोगों ने परियोजनाओं को शुरू कर दिया है। प्रयास कुल मिला के ये रहेगा कि 2019 से दुगनी क्षमता और दुगनी पर्यटकों श्रद्धालुओं की आवक को मानते हुए उसी के दृष्टिगत सारी तैयारियां कर रहे हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि इस बार के कुंभ में हम कार्बन फ्री, चाहे हमारी बसेस हों, अन्य आने जाने के संसाधन हों, वो कार्बन फ्री करने का काम कर रहे हैं। इको सिस्टम के साथ एक पहला मैसेज हो कि दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन नई ऊंचाइयों को ले जाने के लिए और पूर्णतः प्रदूषण मुक्त वातावरण देने के लिए, पूरी तरह सुरक्षित वातावरण देने के लिए, पूरी तरह जो भी ये हम लोगों का प्रयास रहेगा कि विश्व भर के जो भी श्रद्धालु कुंभ में आएँ वो एक नया अनुभव लेके जाएं और वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हमारी संस्कृति, हमारी धार्मिक निष्ठाएं, हमारा उत्तर प्रदेश के बारे में धारणाएं लेकर के इस तरह की जाएं कि विश्व में जिस देश के वो श्रद्धालु हों वो अपने देश में उत्तर प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हम लोगों की प्रशंसा के एक बड़े एम्बेसडर बन सके, ये प्रयास रहेगा। जिस तरीके से हम लोग एक युवा जिस तरीके से आपके कार्यों को देखता है विगत कई वर्षों से, जितना हम समझ पाए हमें लगता है एक इस प्रकार का एक कई बार हमने पैटर्न देखा कि आपने कुछ चीज़ें जिसका प्रयोग ना किया जाए, जैसे पूर्व में आपने शुरू किया था कि चाइनीज़ प्रोडक्ट का हम प्रयोग कम करें दिवालियों में। उसके बाद से दीपोत्सव को इतने वृहद रूप से मनाया गया जिससे कई ग्रामीण लोग जो दीपक का कार्य करते हैं उनकी आजीविका सिर्फ एक दीपोत्सव पे पूरे साल चल जाती है, इतने वृहद रूप से वो कार्य बढ़ा। अभी हम कल्चरल एक्टिविटी को जब देखते हैं तो आपने पहले ये कहा कि हम कल्चरल जो हमारे ग्रामीण कल्चरल हैं उनको हम डेवलप करें। अभी मैंने जल्दी देखा था कि आपने हर ग्राम पंचायत पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिस्ट्रीब्यूट कराएं। उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कराने के और वहाँ का जो लोकल संगीत है उसको इतने बड़े स्तर पे प्रमोट कराने के पीछे आपकी क्या मंशा थी? देखिए आप हम सब लोग सहमत हो गए कि हमारी जो हमारा ग्रामीण जो रसावट और बनावट थी, सामाजिक ताना बाना था, वो हमेशा से परंपरागत रूप से इस रूप में रहा था कि लोग बुनकर से लेके कपड़े की बुनाई से लेकर के खाने पीने के संसाधन से लेके बल्क, चाहे वो दाढ़ी बढ़ाने वाला नाई हो, बढ़ई हो, अन्य जो कामगार थे, उन सब का एक इस तरह का ताना बाना था कि हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में कोई बाजार करने आता, अंततः सारी संसाधन सुविधाएं कम होती थी। और विशेष रूप से उस समय आत्महत्याएं लोग नहीं किया करते थे, इतना मनोबल ऊंचा था कि हम भारतीय संस्कृति की परंपराओं को, आदर्शों को इतना रचा बसा पाते थे कि सुबह शाम बैठ के अलाव पे बैठ के, शाम को बैठ के कहीं ढोल मंजीरा लेकर के गायन और भारतीय परंपरा अनुसार विधि विधाओं को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम करना
सब एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना। कहीं किसी की शादी ब्याह बारात आती थी तो गांव की लड़की की परिवार की बेटी की शादी पूरे गांव की बेटी की शादी होती थी जी। आज वो उनमें कहीं न कहीं उन मूल्यों में, उन आदर्शों में, उस चरित्र में गिरावट देखने को मिली। जी। हम लोगों का प्रयास है कि गांव का जो कल्चर बदला है, इस कल्चर को पुनः स्थापित करने के लिए हर ग्राम सभा में अब ग्राम सचिवालय बन गए हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पुरानी अपनी जो आज भी तमाम ट्रेडिशनल कलाकार उपलब्ध हैं, लेकिन चूंकि उनके आय के साधन नहीं, उनको कोई इनकम नहीं, उनको कोई स्टेपमेंट नहीं, उनको कोई बढ़ावा नहीं मिल पाया, तो धीरे धीरे वो परंपराएं टूट रही, खत्म हो रही हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सोहर और इन सब के माध्यम से हम जातिगत बैरियर्स को भी तोड़ते हैं कि सभी बिल्कुल लोग गाँव में बिल्कुल एक साथ बिल्कुल, बैठ के सोहर वहाँ गाते कोई जाति बंधन नहीं, कोई सामाजिक बंधन, इतना अच्छा सामाजिक ताना माना था जिसमें कि ऊंचा नीचा जात भेद कुछ नहीं, जी। सब एक परंपरागत रूप से इकट्ठे बैठ के एक दूसरे सुख और दुख में शामिल होने का काम करते थे। उसी परंपरा को कायम करने का 2 साल में प्रदेश सरकार ने प्रयास किया है कि हम गांव के इस तरह के ट्रेडिशनल कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन हमने रजिस्ट्रेशन कराए। जी। गांव-गांव के रजिस्टर्ड कलाकारों की संख्या इस समय 11,000 के लगभग अकेले उत्तर प्रदेश में 2 साल में हुई है। अरे वाह। और उनको हम सालाना प्रति कलाकार को कम से कम 3 कार्यक्रम हर एक को देने का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा मानदेय उनको देने का काम, ताकि रोजी रोटी भी हो, उनको बढ़ावा दें। और साथ ही साथ जो ग्राम सचिवालय हमारे गांव में बने हैं, उन सचिवालयों पर वाद्य यंत्रों की व्यवस्था करके जी। वहाँ दे रहे हैं, ताकि वो वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल करके ढोलक मजीरा नगाड़े जो पुराने ट्रेडिशनल थे। मैं आपके उस कार्यक्रम में था और मुझे देख के बड़ी खुशी हुई थी कि गांव के पूरे लोग आए थे और वो वाद्य यंत्र लेके खुशी अब वाद्य यंत्र लेकर के अब परंपरा सूचना मिल रही है कि गांव में लोग उन वाद्य यंत्रों का उपयोग करके सुबह शाम अपने ढोलक मजीरा बजा करके बैठ करके पुराना भजन कीर्तन ये करते हैं। अपनी पुरानी जो परंपरा समाप्त हो रही थी उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास मैं कर रहे हैं। एक सूचना और देना चाहूँगा, उन जितने लोग उसमें उपस्थित थे उसमें कुछ हमारे एकल अभियान के आचार्य भी थे, तो उन्होंने हमें बताया कि उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का इम्पैक्ट ऐसा था कि अब गांव में जब किसी के यहाँ कीर्तन होता था तो सबको पता होता था कि प्रधान जी के पास अब पूरा सामान है, वो सब पहुँचेगा और कीर्तन में वही बजेगा, नहीं तो किसी ना किसी से मांगना पड़ता था। तो अब वो सार्वजनिक हो गया कि हर कीर्तन के लिए हर मंगलवार को अगर हमारे यहाँ सुंदरकांड हो रहा है तो उसका प्रयोग किया जाता है। तो यही मकसद है, बहुत बड़ी पहल है। मकसद भी यही है कि गांव के हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो, गांव के लोग सामूहिक रूप से किसी के यहाँ अलग कार्यक्रम हो उनका उपयोग करें, सामूहिक रूप से भी। अब धीरे धीरे ये सूचना मिल रही है कि 10-10, 20-20 नई जनरेशन के बच्चे वो अब इन परंपराओं का पुनर्जीवित करने के लिए कीर्तन की मंडली बन रही है, भजन की मंडली बन रही है, उन वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हैं, सुबह शाम बैठ के भजन कीर्तन करके हमारी जो सनातन मूल परंपरा जी। मूल जो हम लोगों की धारणा है वो पुनर्जीवित हम लोग करने में सफल हो रहे हैं। ये हम लोगों के जो प्रयास है उसकी सार्थकता हम लोग मान सकते हैं। जी। भाई साहब, मेरा एक प्रश्न आपसे है, व्यवसायिक जगत में उत्तर प्रदेश में आपका बड़ा प्रतिष्ठित नाम है। एक युवा होने के नाते मेरे मन में ये सवाल आता है कि जैसे हम वृंदावन कभी जाते हैं, हम ऐसा देखते हैं कि जिन जगहों पे मोबाइल प्रतिबंधित नहीं है वहाँ युवा बहुत जाता है, और जिन मंदिरों में मोबाइल प्रतिबंधित है वहाँ न जाने क्यों ये संख्या बहुत कम हो जाती है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? नहीं, इसका समाधान सांस्कृतिक हो सकता है, और मोबाइल निश्चित रूप से लोगों को अपने बिहेवियर को फ्लॉन्ट करने का अपने सोशल स्पेस में एक माध्यम है। वो जहाँ भी जाते हैं कुछ रील्स बनाते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स खींचते हैं और वो शेयर करते हैं। अगर आप पिछले 1 दशक में वृंदावन में या ब्रज में आने वाले लोगों की संख्या देखेंगे तो लगातार बढ़ी है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि किसी समय में गोवा एक ऐसा प्रदेश था जहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते थे। आज गोवा में जितनी टूरिस्ट की संख्या है उसके 3 गुना केवल ब्रज में आते हैं। तो इस बदलाव के पीछे कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी का एक बड़ा योगदान है। सबसे पहले उसको हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, और हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव्स होते हैं। तो निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का भी एक नेगेटिव डायमेंशन है, और मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार सरकार, एक जिम्मेदार समाज और एक जिम्मेदार परिवार
यही इस समस्या को हल कर सकता है। जी, मेरा इसी के साथ एक प्रश्न छोटा सा और है। एक मंत्रालय से एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया था, कैंपस एम्बेसडर, जो कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेंगे, जिसमें यूथ जो किसी कॉलेज का है वो वहाँ का, जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय का मैं जिस समय पे अध्यक्ष था भाई साहब, तो उसी समय हमने ये सुना था कि आप कल्चरल एक्टिविटीज़ को आप प्रमोट करके मंत्रालय में जाते हैं तो मंत्रालय भी आपको सपोर्ट करेगी और उस एक्टिविटी को आगे बढ़ाएगी। इसको उत्तर प्रदेश में हम और किस तरीके से क्रियान्वित कर सकते हैं ताकि उत्तर प्रदेश, क्योंकि आप बिजनेस के फील्ड से हैं तो आपको इस चीज़ की मुझे लगता है ज़्यादा जानकारी होगी कि उत्तर प्रदेश पे पूरे विश्व की निगाह जाए, उसके लिए हम और क्या कर सकते हैं? देखिए, हम ब्रज में रहते हैं और ब्रज के बारे में हम बात कर सकते हैं कि ब्रज में पिछले 2 बार की सरकारों में जितना बड़ा काम हुआ है, ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको हेड करते हैं, और ब्रज की संस्कृतियों का पुनरुत्थान, ब्रज में जिस तरह की परंपराएं थीं जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थीं, उनका पुनरुत्थान एक बहुत बड़ा काम हुआ है। और सरकार के सहयोग से एक सांस्कृतिक पुनर्जीवन मिला है इस समाज को। बहुसंख्यक समाज एक लंबे समय तक किसी न किसी अपीजमेंट पॉलिसी या किसी न किसी पॉलिसी फ्रेमवर्क की वजह से शायद अपनी मुखरता के साथ समाज के सामने नहीं आ पा रहा था, और वो स्पेस मिला है, वो सोशियो पॉलिटिकल स्पेस इस सरकार की देन है। सबसे पहले तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह के सांस्कृतिक बदलाव समाज के स्तर पे हो रहे हैं, जिस तरह से किसी समय में फ्रांस में एक क्रांति हुई जिसने फ्रांस के पूरे परिदृश्य को बदल के रख दिया, कुछ कुछ उस तरह की झलक आज के हिंदुस्तान में, आज के भारत में हमको देखने को मिल रही है। और इसके लिए निश्चित रूप से इसका पूर्ण श्रेय सरकार को जाता है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में राज्य की सरकार हो। लेकिन ये बात तब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ उस सामाजिक सांस्कृतिक भागीदारी में अपनी भूमिका को दृढ़ता के साथ नहीं निभाएंगे। बिल्कुल सही बात आपने कही। तो ये व्यक्ति हो, कॉरपोरेट हो, परिवार हो, समाज की कोई भी इकाई हो, उसको अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। और उस पूरे सांस्कृतिक पुनर्जागरण के एक ऐसे समय में जिसमें कि सरकार सहयोगात्मक भूमिका में है, हमको एक कदम आगे बढ़ना होगा और उस भूमिका को सही कहा आपने कि हम लोगों को ही एक कदम आगे बढ़ाना होगा। दीदी, मेरा एक प्रश्न आपसे भी रहेगा, जिस प्रकार की भी हम परिस्थिति बांग्लादेश में देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उसके पीछे कहीं ना कहीं यह भी एक कारण हो सकता है कि वहाँ पे जो हिंदू मूल के लोग हैं वो अपना सांस्कृतिक जुड़ाव स्वयं से दूर कर रहे थे, इसके कारण से भी उनको बहुत समय तक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, और जब हमने देखा कि हिंदू समाज एक हो गया, यानी कि अपनी संस्कृति के साथ जुड़ गया, तब वहाँ के लोग भयादोहन के कारण दूर भागने लगे। तो इस संदर्भ में आपको क्या लगता है कि संस्कृति का, संस्कार का क्या महत्व होगा? आपका सवाल मेरे बहुत दिल के करीब है, क्योंकि हम बहुत संस्कृति के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं। एक इंटीरियर डिज़ाइनर होने के नाते हम संस्कृति और जो भारत का आर्ट है उसको हम बहुत ज़्यादा उसको प्रोत्साहन ना देते हैं। जो आप कह रहे हैं कि हिंदू जो बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर इधर आ रहे हैं, मेरे ख्याल से कहीं हद तक ये बात सही है कि शायद उनको अपनी संस्कृति से उनको जुड़ाव अब समझ में आ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से 78 इयर्स थोड़ा सा लंबा टाइम होता है कि वो अपने संस्कृति से दूर है कि पास आना चाहता है। मैं खुद एक बंगाली हूँ और मेरे दादी दादा मतलब 4 फादर्स बांग्लादेश से ही यहाँ पे आए थे। मेरे को बांग्लादेश से कोई प्यार नहीं है, लेकिन ये इतना ज़रूर है कि सुनते थे, दादी से सुना करते थे कि पाबना जिला में मेरा घर हुआ करता था और हम लोग ऐसे ऐसे वहाँ पे रहते थे, ऐसे इस तरह से रहते थे। और संस्कृति जो हम बात कर रहे हैं, तो संस्कृति बंगालीज़ के अंदर एक हम कहेंगे, चाहे वो कोलकाता का बंगाली हो, चाहे वो बांग्लादेश का बंगाली हो, उसके अंदर कूट कूट के भरा होता है संस्कृति। रविंद्रनाथ टैगोर वो उनके अंदर बसे रहते हैं, तो और रविंद्रनाथ टैगोर हमारे भारतीय संस्कृति से कहीं दूर नहीं जा सकते। तो इस बात से हम मानते हैं। और रही बात कि वो लोग यहाँ आ रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमारी सरकार को उन्हें वेलकम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए।
अब 78 इयर्स हो चुके हैं, आप उधर के हो, हम लोग इधर के हैं, और हम लोग खुश हैं, आप उधर खुश रहिए, जिधर से आना चाहिए इधर संस्कृति आप वहाँ पर अपना मेंटेन करिए, यहाँ पर आके अब संस्कृति को हमें अब नहीं बढ़ाना है, उनको और अब गिफ्ट में नहीं देना है संस्कृति को। आई फील सो। आदरणीय मंत्री जी, अगर आप इसी सवाल पे अगर आप कोई अपना टिप्पणी देखिए, मैं समझता हूँ कि जो हम लोग सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं जी, उसमें बहुत अच्छी तरह इस बात को हम लोगों को मानना पड़ेगा कि जब जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर चोट पहुंची, आघात पहुंचा है, या कहें कि सनातन कमज़ोर कहीं हुआ है, तब तक राष्ट्र कमज़ोर हुआ है। जी, सनातन संस्कृति, सनातन परंपराएं, सनातन आदर्श और सनातन जीवन शैली, इस पर जब जब कहीं आघात हुआ है तो निश्चित रूप से देश पर आघात हुआ है। ये मूल जड़ है। जी, आज हम देखते हैं बांग्लादेश की घटना भी इसी से हम जोड़ के देख सकते हैं। बिल्कुल। क्या वो देश का विभाजन जब हुआ पाकिस्तान के रूप में, वो भी इसी शुरू में देख सकते हैं। मेरा मानना है कि अब समय आ गया है अखंड भारत का। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से अखंड भारत बनेगा। हमारे ऋषि अरविंदो जी ने एक उस समय जब बंटवारा हुआ उसके बाद भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणी पूरी होगी, अखंड भारत का सपना पूरा होगा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ निश्चित रूप से आने वाले कल को भारत विश्व का नेतृत्व करेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ताकत के दम पर विश्व में आज भारत का डंका बजने वाला है और ये परिस्थितियां आप देख रहे हो कि बजना शुरू हो गई हैं, बिल्कुल, बनना भी शुरू हो गई हैं। बिल्कुल। आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है, जी, सहयोग की अपेक्षा कर रहा है। चाहे रूस और यूक्रेन का देख लीजिएगा, युद्ध हो, चाहे कोविड रहा हो, उस चाहे समय कोविड काल देख लीजिएगा, विभिन्न परिस्थितियां आज इसी अनुरूप जो हमारे महर्षियों ने, हमारे तपस्वियों ने, हमारे भविष्य वक्ताओं ने प्रकट की हैं, वो सच होने वाली हैं और निश्चित रूप से वही होगा। भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत नेतृत्व करेगा, अखंड भारत का सपना पूरा होगा। बहुत बढ़िया। एक अंतिम सवाल भाई साहब मेरा आपसे और है। जैसा कि हम लोग को उत्तर प्रदेश में जितना हम न्यूज़ में देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, अधिकांश पर्यटन के क्षेत्र में या संस्कृति मंत्रालय के क्षेत्र में हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि राम मंदिर बहुत भव्य, बहुत सुंदर बना, काशी मथुरा में भी बहुत सुंदर बना, मगर क्योंकि एकल अभियान का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे प्रदेश भर में कई बार जाने को शुभ अवसर मिलता है, तो मुझे लगता है करीब करीब 10,000 से अधिक ऐसे मंदिर जिनको ग्रामीण क्षेत्र में जाना जाता था, उनका भी उत्थान हुआ है, उनको भी बहुत सुंदरीकरण किया गया है। तो अगर आप उसके विषय में भी कुछ बताना चाहें, क्योंकि उसको लैमलाइट में ज़्यादातर नहीं लाया जाया जाता है। देखिए, आपको जानकर खुशी होगी कि 2017 में हमारी सरकार बनने से पहले उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के रूप में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या 16 करोड़ सालाना थी। जी, आज हम लोग इतने कम समय में 2023 की जो हमारी गणना है वो 48 करोड़ पे पहुँचे हम, और हम लोगों का पूरा भरोसा है कि आने वाले कुंभ के पूर्व तक हम लोग 80 करोड़ के टारगेट को जरूर पूरा करेंगे। और ये बड़ी उपलब्धि इसलिए है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग ने, संस्कृति विभाग ने पूरे प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र तक जितने हमारे धार्मिक तीर्थ स्थल थे, आध्यात्मिक तीर्थ स्थल थे या पर्यटन के अन्य डेस्टिनेशन थे, उनको पर्यटन सुविधाएं देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, पर्यटकों की तमाम सुख सुविधाओं के दृष्टिगत कोई विधानसभा ऐसा नहीं जिसमें मुख्य मुख्य पर्यटन स्थलों के विकास के लिए हमने काम न किया हो। लास्ट ईयर लगभग 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, इस साल भी 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्चा इसमें हम लोग करेंगे। और जहां अगर बात आप वाराणसी की करते हैं, अयोध्या की करते हैं, जैसा कि आप अभी चर्चा कर रहे थे, वृंदावन जी की, मथुरा वृंदावन हमारा ही पर्यटन विभाग के अंतर्गत जो हमारा वहाँ पर्यटन ब्रज के लिए, पर्यटन के विकास के लिए पूरा तीर्थ विकास परिषद का गठन करने का काम किया। ऐसे ही मथुरा के साथ साथ हम लोगों ने 6 तीर्थ विकास परिषदों का गठन करके उनका प्लान्ड तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग और डेवलपमेंट के लिए पूरी कार्य योजना और धन आवंटन करने का काम किया है।
हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले 5 सालों में उत्तर प्रदेश पहला पसंदीदा ऐसा डेस्टिनेशन बनेगा कि देश का कोई पर्यटक हो या विदेशी कोई हमारा मेहमान हो, जब भी हिंदुस्तान की तरफ रुख करेगा तो उसकी पहली पसंद उत्तर प्रदेश बनेगी, हम भरोसा दिला रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और हम लोगों ने जितना देखा कि 2014 से पहले कभी हमने ऐसी स्थिति देखी कि संतों को डंडों से मार मार के खून से लथपथ हो गए, कुछ लोग मर गए मगर उनको कोई पूछने वाला नहीं। और भी हम वृंदावन में देखते हैं तो पुलिस का पूरा प्रोटोकॉल स्वामी प्रेमानंद जी के साथ चलता है जब वो जाते हैं, तो ये कितना बड़ा परिवर्तन है। मैं एक अंतिम बात बस आपसे कह के अब इस सेशन को समाप्त करूंगा कि अगर आप हम युवाओं को या हम सभी को अगर सुझाव देना चाहें कि शिक्षा और संस्कार के पथ से बढ़ते हुए जो आपने अखंड भारत की परिकल्पना की बात की, उस पथ पे बढ़ना हो, तो आप कोई एक सुझाव क्या देंगे कि इस रास्ते से चल के हम अखंड भारत के सपने को पूरा कर सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से हमें जरूरत इस बात की है कि आज समाज को एकजुटता की जरूरत है। दूरदृष्टि के साथ रचनात्मक सकारात्मक दिल दिमाग की जरूरत है, उसके साथ आगे बढ़ेंगे। सनातन परंपराओं को हम अपने जीवन में अपनाएंगे। और खासकर आज जो परिस्थितियां आप देखते होंगे कि ये सब उत्तर प्रदेश कैसे बदल गया, केवल इन्वेस्टमेंट से कोई प्रदेश नहीं बदला करता, सोच से, कार से और दृढ़ इच्छा शक्ति से बदला करते हैं। 17 से पहले उत्तर प्रदेश में कोई पर्यटक या बाहरी व्यक्ति आने की दूर की कौड़ी थी। उत्तर कहते थे कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो लोग धर्मशाला में होटलों में कमरे नहीं देते थे जी, कि अपराधी होगा, चोर होगा, चक्का होगा जी। लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों का सोच, लोगों की धारणा, लोगों का परफेक्शन इसलिए बदला कि जीरो टॉलरेंस की महाराज जी की नीति, और कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस तरीके से अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार दृढ़ता के साथ कार्य आगे बढ़ा है, और जिससे उनकी छवि पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में बुलडोजर वाले बाबा की बनी। और उसी का परिणाम है कि अन्य राज्यों ने भी आज बुलडोजर का वही जो स्वरूप था एडॉप्ट करने का काम किया है। इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के बारे में सोच बदला है, परफेक्शन बदला है लोगों की। उसी के बाद तमाम चीज़ें आगे बढ़ी हैं और उत्तर प्रदेश के बारे में जो सोच की धारणा बदली है, वही मूल आधार है हम लोगों के आगे बढ़ने का। मेरी एक छोटी सी उत्सुकता है सर, अभी आपने जो एक डेटा की बात की, 2023 के डेटा में 50 करोड़ लोग हमारे यहाँ टूरिस्ट आए। तो यहाँ आने के पहले मैं कुछ डेटा देख रहा था। गुजरात में सालाना आने वाले पर्यटकों की संख्या कुल 2 करोड़ के आसपास है, और गुजरात स्टेट जीडीपी में टूरिज़्म का जो कंट्रीब्यूशन है वो 5.4% है। और 50 करोड़ के पोटेंशियल ग्रोथ पे हमारे होने के बावजूद हमारे टूरिज़्म का स्टेट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कुछ 3.75% के अब आया है जी, अब आया है। अब पहले बहुत कम था जी। तो ये जो इतना बड़ा पोटेंशियल है 50 करोड़ का वर्सेस 2 करोड़, हमें लगता है कि सर इसमें एक बहुत बड़े इंक्लूजन की शायद संभावना है। बहुत तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारा अभी जो खास रूप से आप देखे होंगे, कभी अयोध्या आप गए होंगे या वाराणसी आप गए होंगे, तो ज़्यादातर जो पर्यटक आ रहा है वो साउथ का है, गरीब है। बसों में भर के बेचारे आए, उनका कोई इन्वेस्ट है, कुल पूंजी 500 रुपये में यात्रा पूरी करनी है, 1000 रुपये में करनी है, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। गुजरात और उन स्टेट में आने वाले पर्यटक विदेशी मेहमान ज़्यादा आते हैं या धनी लोग ज़्यादा आते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। वो 5 स्टार होटल में भी रुकेंगे, अपनी गाड़ी भी लाएंगे, खर्चा भी करेंगे। तो एक अगर पर्यटक आएगा तो वो लाखों में खर्च करता है। उत्तर प्रदेश में आने वाला पर्यटक अभी गरीब पर्यटक है, डोमेस्टिक पर्यटक है, अन्य राज्यों का गरीब पर्यटक है, लेकिन अब विदेशी मेहमान और विदेशी पर्यटक भी आए। इसके लिए आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने टूरिज्म पॉलिसी 2022 नई बनाई है, जिसमें विदेशी निवेश और देशी निवेश के साथ साथ जो भी यहाँ निवेश करेगा, जो इन्वेस्टर होगा, उसको बहुत बड़ी रियायतें, तमाम सब्सिडीज, इंसेंटिव देने के लिए नई नीति लेके आए, जिसमें 5 कमरों का गांव में आप अगर रुकने का भी होम स्टे बनाएंगे तो हम 25% सब्सिडी देंगे, 5 स्टार होटल बनाएंगे तो 25% सब्सिडी देंगे,
और यदि एंटरप्रेन्योर महिला या SC/ST का है तो 30% हम लोग उसको सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं। उसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। अभी तमाम प्रस्ताव 5 स्टार होटल के, 3 स्टार होटल से लेके होम स्टे तक के मिले हैं। इस बार हम लोगों को अब तक पिछले वित्तीय वर्ष में 125 करोड़ रुपए के 1,25,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव एक साल में हमें अभी मिले हैं। ये पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये जैसे परिदृश्य बदलेगा तो जो आप गुजरात की बात कर रहे हैं वही स्थितियां, उससे भी बेहतर स्थितियां उत्तर प्रदेश की बनने वाली हैं। बहन, आप भी कोई प्रश्न पूछना मुझे कुछ कहना है सर इस बारे में। एक सुझाव था मेरे, जैसे कि आप कह रहे हैं कि फॉरेन टूरिस्ट को हमें अट्रैक्ट करना चाहिए और भी, तो उसके लिए एक जो मेरा सुझाव है कि टूरिस्ट पुलिस चौकी, अगर वो सारे टूरिस्ट प्लेसेस के आसपास हो, जैसे बनारस में हो, आगरा में हो, जिससे कि अगर कोई टूरिस्ट किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, अब उसको ये नहीं पता कि हम यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम हुई है तो हम कौन से पुलिस थाने पे जाएं, उसके पास जब अगर टूरिस्ट पुलिस चौकी पास में होगी तो वो अगला वहीं पहुँच जाएगा। और मैम हम इससे भी आगे बढ़ के काम कर दिए हैं। आगरा में टूरिस्ट थाना स्थापित हो गया है और अयोध्या में जियो हो चुका है, वृंदावन थाना बन गया है, चौकी नहीं पूरा थाना स्थापित करा दिया हमने। आपकी सोच का आभार, धन्यवाद। लेकिन हम लोग चौकी नहीं पूरा थाना ही दे रहे हैं। अयोध्या में भी हो गया और मथुरा भी हो गया और बनारस में होने वाला है जी। कुछ हमारे जो साथ के लोग हैं वो भी आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप एकदम, मुझे लगता है कि एकदम परिवार की तरह ही हैं, तो हम लोग भी थोड़ी सी ये स्वतंत्रता ले रहे हैं आपसे कि अगर कुछ सवाल है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है जी। माइक आ रहा है आपके पास, एक माइक ले लें प्लीज। इनके बाद भाई साहब के बाद जी। भाई साहब। मंत्री जी, एकल प्रणाम। प्रणाम। आपने टूरिज्म के ऊपर बहुत अच्छी बात, डेवलपमेंट्स और सिस्टम बताया। आप एक चीज़ के साथ बहुत हैरान होंगे कि लगभग 50 कंट्रीज़ की GDP इस टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करती है, सिर्फ टूरिज्म। और टूरिज्म के साथ अभी हमारे पास दिक्कत कहाँ है और वहाँ आसानी क्या है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं लंदन गया, वहाँ पे एक जगह थी स्टोन एज, 5 पत्थर पड़े हुए हैं अलग अलग तरीके के बड़े बड़े, और उसको दिखाने के लिए उन्होंने पूरा दिन लगाया। ऑडिटोरियम में ले गए, पिक्चर दिखाई, फूड कोर्ट के अंदर खाना खिलाया, बैटरी ऑपरेटेड बसों में वहाँ तक ले गए, स्टोन एज तक दिखाने के लिए। पूरा दिन लेने के बाद जब समझ में आया यार ये 5 पत्थर है क्या, ये कहने लगा जी ये समझ में नहीं आया, इतने भारी पत्थर आए कहाँ से थे, वो दिखाने लाए आपको। हमारे पास तो दिखाने को ही बहुत कुछ है, हमारे को बताने को बहुत कुछ है। आज अगर अयोध्या की बात करें, हम अयोध्या की बात करें, रोजगार के मामले में रोजगार बहुत आ गया, लेकिन वहाँ लोगों को फैसिलिटी कहाँ आई अभी तक, वो आने में कितना टाइम लगेगा। अभी तो 1-2 कॉरिडोर बना के आपको टूरिज्म चल रहा है, लगभग आपको 50 कॉरिडोर और बनाने पड़ेंगे। और उसके साथ जो रोजगार की बात, प्रधानमंत्री योजना की बात करते हैं, तो रोजगार कितना बड़ा आने वाला है। अब मैं यहाँ अयोध्या की बात करूँ, वहाँ होटल 5 स्टार की बात करो, 3 स्टार की बात करो, सारे फुल हैं, 13,000, 15,000, 20,000 रुपये तक का कमरा फुल है। लेकिन फैसिलिटी के नाम पे फैसिलिटी वही की वहीं खड़ी है। अब ये फैसिलिटी जब तक टूरिज्म इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, जब तक नहीं बढ़ेगी। मेरा सुझाव है कि इसको जल्दी से जल्दी चीज़ों को बनाया जाए और GDP के अंदर आपकी जो उत्तर प्रदेश की GDP अपनी बने, जो पोजीशंस बने, वो 3% नहीं, लगभग 30 से 40% के बीच में, यही हमारी ये धारणा है। धन्यवाद। आपकी बात से 100% सहमत है। इसी के आपके साथ एक और मैं बात जोड़ देता हूँ। ये बिल्कुल ठीक है कि जो पर्यटन होता है वो किंवदंतियाँ, कहानियों पर आधारित होता है। गाइड बताता है कि ये बाबा और ये बहुत सारी चीज बता कर उसी से अट्रैक्ट करने का प्रयास होता है। अभी तक प्राय ये होता है, आप भी सहमत होंगे, बगल में अपने ब्रिज की बात करता हूँ, टूरिस्ट चलता दिल्ली से, सुबह निकला और उसको ताजमहल को दिखाते हुए शाम तक वो राजस्थान जयपुर ले गए और लौट के जब यात्रा राजस्थान के तमाम किले और महलों को दिखाते हुए लास्ट में जब अपना टूरिस्ट विदेश लौट के पहुंचता है तो अगर उसको पूछा जाता है ताजमहल कहाँ है, वो कहता राजस्थान में है। ये भी उसे नहीं पता होता कि वो ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश में है। क्यों? क्योंकि वो रुका नहीं। यदि रुकता, आसपास घूमता, उसको जैसा आप बता रहे हैं कि इधर उधर टहलाया जाता, तो हो सकता है तो उसको
इन्वेस्ट भी करता, लोगों को रोजी रोजगार अवसर भी होता, जो आप कह रहे हैं वो चीज़ें सारी होती। इसके लिए हम लोगों ने पूरी तरह काम शुरू किया है। राजस्थान की तर्ज पर जितने भी हमारे किले, बावलियाँ और अन्य इस तरह के डेस्टिनेशन, ऐतिहासिक पौराणिक डेस्टिनेशन हैं, उनको अलग स्कीम बना करके PPP में देने का काम शुरू किया है। अभी हम लोगों ने फिलहाल बुंदेलखंड के जो किले हैं उनमें तो 3 किले अभी हम लोगों ने चल रहा है प्रोसेस, 2-3 महीने में फाइनल करने जा रहे हैं। वो आने वाले समय में वो मैरिज डेस्टिनेशन भी बने, वो लोगों के घूमने के लिए, ऐतिहासिक स्थल के लिए, जिस तरह का राजस्थान का तर्ज पे करे। यदि आगरा आता है तो आगरा के लिए हम ये किए हैं, उदाहरण से आप समझ जाएंगे कि यदि आगरा आएगा वो तो बटेश्वर भी घूमेगा। 170 करोड़ रुपया बटेश्वर भगवान भोलेनाथ का बहुत तीर्थ स्थल है, बड़ा तीर्थ स्थल है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थली है वो जी। और वहाँ जैन समाज का सौरीपुर बड़ा डेस्टिनेशन भी वहीं लगा हुआ है। तो उसको हम बहुत अच्छा डेवलप कर रहे हैं ताकि आने वाला जो ताजमहल देखने आएगा वो बगल में आगरा ही जिले में बटेश्वर भी देखेगा। मुझे लगता है झांसी भी इसका एक बहुत अच्छा झांसी भी हम डेवलप कर रहे हैं, झांसी का किला भी डेवलप कर रहे हैं। तो हम लोग ये कर रहे हैं कि जो एक जगह एक हमारा डेस्टिनेशन में एक कोई पर्यटक विदेशी आए तो अगल बगल में और डेस्टिनेशन को कनेक्ट करके एक सर्किट बना रहे हैं। 12 सर्किट हम लोगों ने अब तक चिन्हित किए हैं। तो सर्किट पे कम से कम 3 दिन 4 दिन में रुके ताकि 5 स्टार होटल का भी पेमेंट करेगा, टैक्सी को भी देगा, लोगों को रोजगार देगा। तो जो आप जो कह रहे हैं कि उसका जो GDP का रेशियो बढ़ने वाला है, जो इन्वेस्टमेंट आके जो खर्चा करेगा वो तब स्टेट को ज़्यादा रेवेन्यू मिलने वाला है। ये प्रयास हमारे दिमाग में है और मैं समझता हूँ उसको धरातल पर उतारने का काम शुरू किया हमने। एक पॉलिसी फ्रेमवर्क से जुड़ा हुआ कंसर्न है सर। हमारे यहाँ BNB की पॉलिसी है, बेड एंड ब्रेकफास्ट की पॉलिसी है, जो जिसमें 2/3 रेजिडेंस का आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने वृंदावन में एक प्रोजेक्ट डेवलप किया है कृष्ण भूमि के नाम से, जिसमें फर्स्ट फेज हमने डिलीवर कर दिया है, जिसमें 850 अपार्टमेंट्स हैं। 850 में लगभग 820 अपार्टमेंट बायर्स जो हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से हैं। मौलिक समस्या ये है कि वो यहाँ रहने वाले नहीं हैं और वो चाहते हैं कि वो मोनेटाइज करें, बट एट द सेम टाइम पॉलिसी के हिसाब से उस मकान मालिक का वहाँ रहना ज़रूरी है। एक सबसे बड़ी बाध्यता ये आ रही है। दूसरा पॉलिसी फ्रेमवर्क ये कहता है कि 2/3 ऑफ द यूनिट में ही आप सबलेट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो ये स्टूडियो एक बड़ी कैटेगरी है जो कि होटल रूम के आसपास आती है, वो उसमें इंक्लूड नहीं हो पा रही है। इस तरह की कुछ पॉलिसी हर्डल्स की वजह से जो एक रेडी इन्वेंट्री है, जो अदरवाइज वृंदावन जैसी समझ गया मैं आपका कहना है कि हम यूनिट एक उसको मकान को या एक फ्लैट को यूनिट मानते हुए 2/3 की बात कर रहे हैं। आप मालिक बनिए ना, आपका ही 2/3 करके हम करा दे रहे हैं जी। आपका पूरा अपार्टमेंट जितने भी फ्लैट्स हैं जी, उसमें आप मालिक बनिए, 1/3 छोड़िए, जितना देना चाहते हैं आप उसकी हैसियत से 2/3 वाला पार्ट करिए, किराए पर करिए शुरू, हम करा देते हैं आपके साथ एग्रीमेंट। ओके, आइए, थैंक यू सो मच। आइए आइए, स्वागत है आपका। थैंक यू। बहुत मुझे लगता है प्रशांत जी भी आपके साथ ही इसी कार्य में सम्मिलित हैं। एक सवाल पीछे से भी था भाई साहब। माननीय मंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम जी, नमस्कार। ज्ञानेंद्र मिश्रा है और मैं अलीगढ़ से हूँ। पहले तो मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। मैं अभी वेबसाइट देख रहा था आपकी मिनिस्ट्री की, तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट बनी है और जो एक सरकारी तौर पे देखते नहीं हैं हम लोग के सरकारी विभागों की इतनी अच्छी वेबसाइट होती है जहाँ पे पूरी पॉलिसी भी है, रजिस्ट्रेशन भी है, सब कुछ है, इन्वेस्टर्स भी रजिस्ट्रेशन। चलिए धन्यवाद आपका, आपने अप्रिशिएट किया। उसी पॉलिसी में जिस पॉलिसी की आप बात कर रहे थे, मैं उसी से संदर्भित मेरा एक सवाल है जी। कि उस पॉलिसी में दिया हुआ है कि हम लोग जो है इको विलेजेस या टूरिस्ट विलेजेस बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें कि एक एरिया हम जहाँ पे डेवलप करेंगे जहाँ पे कि करीबन 20-25 लोगों के बैठने की व्यवस्था हो, उनके खाने की व्यवस्था हो और लोग हमारे गांव में आके भ्रमण कर सकें। ऐसा मैंने और राज्यों में भी देखा, राजस्थान में भी मैं गया, तो उन लोगों ने अपने जो विलेजेस, मॉडल विलेजेस डेवलप किए हैं टूरिस्ट के पर्पज़ से, उन्होंने उसको भी अपनी वेबसाइट्स पे डाला है कि हमारे यहाँ पर ये विलेजेस हैं जहाँ पर कोई टूरिस्ट जाकर एक गांव का फील कर सकता है। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो ज़्यादातर हमारे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो मंदिर और उनके आसपास ही हैं,
तो अगर ये भी मॉडल विलेजेस भी डेवलप होंगे, अलीगढ़ से भी 2 गाँव का प्रस्ताव मांगा गया था, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अभी उसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ प्रगति हुई है। तो आपको जानकर हर्ष होगा, अच्छा लगेगा। 211 गांव हम लोगों ने स्टेट में चिन्हित कर लिए हैं, जहां आपकी धारणा के अनुरूप टूरिस्ट के लिए चिन्हित किए हैं और डेवलप करने जा रहे हैं। उसमें आपके अलीगढ़ के भी होंगे निश्चित रूप से। कोई प्रदेश का ऐसा जिला नहीं जिसके गांव 1-2 न हो। उनको बहुत जल्दी आ रहा, वेबसाइट पे भी आपको जल्दी उन गाँव की सूची, यही मेरा निवेदन था कि उनको बहुत जल्दी आपको उस वेबसाइट पर भी वो सूची, अभी मैं कल ही कहूँगा वो डलवाता हूँ, अगले हफ्ते तक आपको डली मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू, सो काइंड ऑफ। एक युवा साथी का यहाँ से और प्रश्न है, छोटा सवाल पूछेंगे क्योंकि समय समाप्त हो चुका है हमारा। सर, हमारा नाम सौरभ है, बाय पैशन हम कंटेंट क्रिएटर भी हैं। तो हमारा आपसे सवाल है कि हाउ इज़ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्रमोटिंग यूपी टूरिज्म स्पेशली इन डिजिटल एस्पेक्ट्स, और उसमें मतलब कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर का क्या रोल है? देखिए, हम लोग सारी चीज़ों को डिजिटलाइजेशन तो कर ही रहे हैं, वो तो हर सेक्टर में डिजिटलाइजेशन हो रहा है। आधुनिक तकनीक का प्रयोग तो हर क्षेत्र में सरकार प्राथमिकता पर कर ही रही है, और पर्यटन में भी डिजिटलाइजेशन के साथ तभी तो वेबसाइट पर पड़ रहा है। ये जो आप सुन रहे हैं, डिजिटलाइजेशन होकर वेबसाइट पे आधुनिक पूरी हमारी पॉलिसी सहित सब कुछ वेबसाइट पे है। ये सब डिजिटलाइजेशन के तो सर है, आपकी अपेक्षा सारी आगे बढ़ रहे हैं, और आप जैसे युवाओं के लिए हमारे यहाँ बहुत स्कोप है। कुछ करिए, कल्चर में आगे बढ़िए, टूरिज्म में आगे बढ़िए, आइए, स्वागत है अगर कुछ करना चाहते हैं। ये आखिरी सवाल है, छोटा सवाल पूछेंगे। जय श्री राम आदरणीय मंत्री जी, यहाँ पर उपस्थित सभी ईश्वर तुल्य हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माएँ, और यहाँ पर बैठे हमारी युवा शक्ति मान्यवर बहुत अच्छी चल रही है। और कहीं ना कहीं जो हमारी जो सरकार है, जो मंदिरों को जोड़ करके हमारे उन शक्तियों से जो कि शायद हम आज भूलते जा रहे हैं, वो संस्कृतियाँ जो कि हम बहुत प्राचीन समय से फॉलो करते थे। कल पूर्णिमा था, हम सभी को पता ही होगा। पूर्णिमा का जो अवसर है मान्यवर, ये पूरे विश्व में, यहाँ तक कि नासा में भी इसका त्यौहार मनाया जाता है, और ये संस्कृति हमारे मंदिरों से जुड़कर देखी जाती है। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर चंद्र भगवान और सूर्य भगवान की पूजा होती है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में जितने मंदिर बन रहे हैं, उसमें अगर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो पाए जिससे उसको थोड़ा सा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, विज्ञान से भी टच करके वहाँ पे उसको हल्का सा प्रदर्शित करने की कोशिश, या फिर उस प्राचीन पद्धतियों से उन संस्कृतियों जो कि आज हम कर रहे हैं अपने मंदिरों में जा करके, जिसको हम भक्ति कहते हैं, वो एक्चुअल में भक्ति नहीं है, वो एक शक्ति है जो हमारे अंदर व्याप्त होती है। हम बस वहाँ पर उसे खोलने जाते हैं। तो वो विज्ञान से जुड़ करके अगर वो कहीं ना कहीं हम युवाओं को भी एक प्रेरणा देगी, क्योंकि प्रेरणा बहुत भटक चुका है। उसे लगता है कि पूजा करना, मंदिर जाना, सिर्फ 1 घंटा बजाना और सिर्फ अगरबत्ती जला देना, यही होता है। लेकिन अगर वो सच में विधिवत कार्यक्रम करे तो उसे एक बहुत ही अतुलनीय शक्ति प्राप्त होती है मान्यवर, जिसे हम अपने देश के लिए प्रयोग कर सकते हैं और एकल भारत के लिए मान्यवर इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ बैठे हुए जितने भी हमारे अनुभवी लोग हैं, एकल के जो प्रमुख लोग हैं, सारे लोग इस बात से भलीभांत अवगत है कि हमारी संस्कृति, हमारी मान्यता, हमारी परंपराएं सब कुछ तो साइंटिफिक आधार पे है। हमारा विज्ञान बहुत आगे था, बहुत आगे। उसको नष्ट भ्रष्ट तबाह करने का काम आक्रांताओं के द्वारा किया गया, लेकिन हम खत्म नहीं हुए कभी। झटके आए, उठे, गिरे, फिर उठे, लेकिन हमारा पूरा साइंटिफिक है। जितना भी हमारा ज्योतिष, हमारी मान्यताएं, परंपराएं, जीवन जीने की शैली, सब कुछ तो साइंटिफिक है, और उसी और हम बढ़ रहे हैं। सनातन के साथ जोड़ते हुए, साइंस को जोड़ते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास, यही तो योगी जी और मोदी जी प्रयास कर रहे हैं। सारा सब कुछ इसी पे है। अब निश्चिंत रहिए, देश उसी और आगे जा रहा है। धन्यवाद मान्यवर। सर, इस पे हम बस इतना बोलना चाहेंगे कि सिर्फ सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट ना रहें, थोड़ी बुक्स भी पढ़े, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ के देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, इतना अच्छा हमारा ये सेशन रहा। और मुझे लगता है कि हम लोग को ऐसा लग रहा था कि जितने लोग बैठे हैं, ये सुबह 9 बजे से बैठे हैं, तो इनके चेहरे पे थकान रहेगी, मगर न जाने कैसे आपसे बात करके इनके चेहरे की थकान जो है वो दूर हो गई है। हंसते हंसते आपने इस पूरे सेशन को कंप्लीट किया और सभी के सवालों का बड़ी सहजता से आपने जवाब दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। रिमझिम स्पॉट्स प्रेजेंट्स एकल भारत मंच 2.0,
co-sponsored by Ramram Foundation and Campus. This session is sponsored by Krishna Bhumi. Session topic: Understanding UP's catch on tourism.